नमस्कार दोस्तों। वर्ग 2 चयन परीक्षा में चयनित मेरिट और वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है? क्या उनके स्कूल का चॉइस फिलिंग पहले होने वाली है या उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पहले होगा? आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स की उनको आवश्यकता पड़ने वाली है? क्या कुछ चीज़ यहाँ पे चल सकती है? किस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है? प्रक्रिया किस माध्यम से होने वाली है? किन किन डॉक्यूमेंट्स को उनको यहाँ पे अभी से तैयार करना है जिससे कि आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना जाए? तमाम प्रकार की चीज़ों को एक ही वीडियो में यहाँ पे दोस्तों कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि आपके टीआरसी यानी कि टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से ही आपकी सभी प्रक्रियाओं का संचालन हो पाएगा। जहां तक बात यह है कि क्या सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या स्कूल की चॉइस फिलिंग होगी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाया जाएगा टीआरसी पोर्टल, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके माध्यम से सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के अलावा आप यहाँ पे स्कूल का चॉइस फिलिंग भी करेंगे। आपकी जो वेकेंट पोस्ट होगी प्रत्येक जिलों के स्कूलों में उसके आधार पे। इसके बाद फिर आपके आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है वो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने वाला है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पे विथ प्रूफ जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक टीआरसी पोर्टल है। इस टीआरसी पोर्टल में हम डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल में चले जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की रिक्रूटमेंट के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अब लगने वाले हैं। तो इसके लिए हम उच्च माध्यमिक शिक्षक में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, देखिए इसमें आपको लॉगिन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपकी एक आईडी बनेगी, एक प्रोफाइल बनेगी, तब जा कर के आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसको भी हम बताएंगे, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा ये बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी हो जाता है। और इसके अलावा आपके जो काउंसलिंग है उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पे चयनित आवेदकों के लिए जो निर्देशिका है उसकी बात करते हैं। 2024 में जो आपके वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए निर्देशिका जारी की गई थी, यही निर्देशिका के तहत जो जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे यही आपके काम आने वाले हैं अभी वर्ग 2 चयन परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपके अतिथि शिक्षकों, देखिए आप 9.3.1 जो पॉइंट है अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है। इसमें अगर डीपीआई में आपने काम किया होगा यानी कि स्कूल डिपार्टमेंट में अतिथि के रूप में काम किया होगा तो जिला शिक्षा अधिकारी का आपका डिजिटल यहाँ पे हस्ताक्षर किया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होने वाला है। अगर ट्राइबल में काम किया है तो जिला संयोजक या एसी यानी कि जो सहायक आयुक्त है उनके हस्ताक्षर और पदमुद्रा से जारी किया हुआ ऑफलाइन वाला जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी मान्य किया जा सकेगा। आपको पता है कि अतिथि शिक्षक से लाभ लेने के लिए आपके कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र और उनमें कुल मिलाकर के 200 दिन होने चाहिए और मुख्यालय से किया हुआ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुख्यालय मतलब आपका जिस जिले में आपने पढ़ाया है उसी जिले के किसी स्कूल में आपका पढ़ाया हुआ अतिथि शिक्षक के रूप में होना अनिवार्य है। तो ये तो अतिथि की बात थी। अब हम मेन मुख्य बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो पात्रता परीक्षा हुई थी चाहे वो 2018 वाली हो या 2023 की क्यों ना दिया हो, उसकी अंक सूची आपके पास होना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए आपके पास 10वीं की अंक सूची होना चाहिए। 12वीं की अंक सूची भी चल जाएगी अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन स्तर पे ये नौकरी प्राप्त की है तो आपके ग्रेजुएशन के जितने भी मार्कशीट है चाहे वो सेमेस्टर वाइज आपने किया होगा तो सेमेस्टर वाइज आपको लगाना होगा पूरे 6 सेमेस्टर की 3 वर्षों के, या आपने अगर ईयरली वाला किया होगा तो 3 वर्षों की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर यहाँ पे चौथा पॉइंट जो जरूरी नहीं है दोस्तों क्योंकि आप वर्ग 2 में चयनित हुए हैं। 5वें पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि आरक्षण का अगर आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं मतलब आप एसटी एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र आपका डिजिटल वाला होना अनिवार्य है, नवीनतम होना अनिवार्य है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना अनिवार्य है। जनरल के लिए अगर वो किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं ले रहे हैं तो उनको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6वें पॉइंट में आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश का स्थानीय मूल निवासी आपका यानी कि डोमिसाइल होना चाहिए और हो सके तो ये भी आपका डिजिटल होना चाहिए। 7वें नंबर पे जैसे कि देख पा रहे हैं अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र अगर किसी कैडर से लाभ लेते हुए आप यहाँ पे चयनित हुए हैं तो आपके पास होना अनिवार्य है। मैंने बता दिया है कि कौन सा अनिवार्य है, ऊपर इसके संबंध में मेंशन कर दिया गया है। 8वीं स्थिति में यह है कि अगर आपने
दिव्यांग कैटेगरी से या भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी से अगर आपने सिलेक्शन लिया है तो ऐसी स्थिति में आपका नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता में ये होना चाहिए कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता की स्थिति में ही आपको दिव्यांगता की श्रेणी से यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। नौवा जो आपका पॉइंट है आपके बीएड की अंक सूची के संबंध में है, लेकिन बता दूं दोस्तों कि चूंकि वर्ग 2 जो परीक्षा है इसमें बीएड के अलावा डीएड को भी मान्य किया गया है, तो डीएड के आपके या बीएड के आपके जितने भी सेमेस्टर हैं या ईयर जो आपने किया है उन ईयर की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। 10वें पॉइंट में आयु के संबंध में है कि अगर कोई आयु में छूट चाहता है, जैसे कि अतिथि शिक्षकों को आयु में छूट दी गई है, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, तो इस प्रकार की आयु सीमा में अगर छूट है तो उसके संबंध में आपके सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किया गया प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। जीवित रोजगार पंजीयन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। अगर आपका रोजगार पंजीयन यहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुका है तो डेफिनेटली अभी भी आप उसको नया रोजगार पंजीयन यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं जाने वाली है। अगर आपने जब फॉर्म भरा था तब आपका रोजगार पंजीयन वहाँ पे एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए था। अगर अभी एक्सपायर्ड हो भी गया है तो आप नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई महिला जिसकी पहले की शादी नहीं हुई थी लेकिन इस दौरान उसकी शादी हो चुकी है तो उसके नाम में परिवर्तन या उपनाम में सरनेम में परिवर्तन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे शपथ पत्र बनवाना आवश्यक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नोटरी के माध्यम से आप यहाँ पे शपथ पत्र बनवा लेंगे, जिसमें कि अगर आपके नाम में किसी प्रकार का कोई सरनेम में परिवर्तन हुआ है या पिता के नाम में माता के नाम में किसी प्रकार का कोई यहाँ पे मिसप्रिंट है, 10वीं की मार्कशीट में अलग है, ग्रेजुएशन में अलग है या बीएड में अलग है, तो उसको शपथ पत्र के माध्यम से आप यहाँ पे बनवा लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे दोस्तों, इनको आपको यहाँ पे तैयार रखना है। इसके अलावा भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको फोटो तैयार कर लेना है, फोटो के अलावा आपको यहाँ पे 2 से 3 फाइल तैयार कर लेना है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स आपको इनके अलावा नहीं लगने वाले हैं। सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर मार्कशीट तो हमारे पास मौजूद है बीएड की या बीएससी की या बीए की, लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है, तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर डिग्री आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है अगर उतने अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो इसी प्रकार की तमाम अपडेट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे चैनल से जुड़े रहना है। अगर किसी प्रकार के मन में कोई क्वेश्चन उपज रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे बताने का प्रयास करना है। कब तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी जहाँ तक इसकी बात है, तो बता दूं कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसके संबंध में अपडेट मिल जाने वाली है। तो आगे जो भी अपडेट होगी उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।